हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास फ्राइडे का एपिसोड साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। सैयद अली मुश्तबा साहब चेन्नई में रहते हैं, जहां आजकल बारिश बहुत ही धुआंधार हो रही है। कहते हैं कि वहां सब कुछ जिंदगी रुक गई है। उसके बावजूद सैयद अली मुश्तबा साहब ने हमारे लिए वक्त निकाला, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज जो हम खबरें जिन पर हम बात करेंगे वो अफगानिस्तान से फिर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि तालिबान औरतों के हुकूक की बात भी कर रहे हैं और अमेरिका के साथ उनकी क्या बातचीत चल रही है उसके बारे में भी बहुत चीजें खुल करके सामने आई हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जो तापी गैस पाइपलाइन जिसे कहते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ये एक अजीब ऐसी एक कहानी पढ़ा दी गई है इन मुल्कों को, यानी ईरान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन जो है वो सही नहीं है और ये वाली गैस पाइपलाइन सही है क्योंकि अमेरिका ने ऐसा कह रखा है। उस सिलसिले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक नया एग्रीमेंट हुआ है। उसके अलावा एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, जहां भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां मौजूद थे। और वहां ये डिप्लोमेसी बहुत ही अजीब चीज होती है, हाथ मिले हैं दिल नहीं मिला, यहां तक बात पहुंची। ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कोई खास नजदीकियां आने के इशारे नहीं है। चीन और पाकिस्तान के बीच भी बहुत ही अहम मुलाकात हुई है और श्रीलंका में और बांग्लादेश में इनके बंदरगाहों पर चीन के कुछ जहाज पहुंचे हैं, उस सब पर भी बात करेंगे। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अफगानिस्तान से क्या कुछ खबर है? अफगानिस्तान हमेशा हमारे इस प्रोग्राम में लीड इसलिए करता है कि वहां से खबरें बहुत ही अहम है और हमारे देखने वाले भी अफगानिस्तान की खबरों पर नजर रखना चाहते हैं। क्या कुछ है अफगानिस्तान से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। पहले मेरे सामाईन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। अब जो हम खबर की जो चर्चा करना चाह रहे हैं, वो जो सबसे पहली खबर है वो ये है कि उनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पॉलिटिकल अफेयर के, उनका नाम है मौलवी अब्दुल कबीर। उन्होंने बाकायदा एक प्रेस स्टेटमेंट या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है काबुल से, जिसपे वहां पे उन्होंने वजाहत की है कि ये जो यूनाइटेड नेशन का दोहा राउंड ऑफ टॉक्स हुआ था अभी इसी साल 30 और 31 जुलाई के हवाले से, और उसी वक्त तो उसमें वहां पे बहुत खलबली मची हुई थी कि क्लोज डोर के अंदर क्या डिस्कशंस हुए थे, क्या डील हुआ था। और वहां पे जो लोग हैं उनके अंदर भी मतलब बहुत कुछ ये था कि मालूम करें कि भाई उसकी उसकी वजाहत करें कि वहां क्या हुआ था, कि अगर आप गवर्नमेंट है तो अंदर कमरे में डील कर लीजिए और किसी को मालूम ही नहीं हो। तो उसके लिए उन्होंने उसका पूरा जो है ब्यौरा उन्होंने दिया है और उन्होंने मना किया है इस बात का कि हमने कोई डील नहीं की है। ये तो एक बड़ी बात उन्होंने कही है। और उन्होंने कहा कि हम कोई भी डील नहीं करेंगे जो इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ हो और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो। ये हमारा जो है वो मौकिफ है। और उसके बाद जो है उसमें उन्होंने ये भी कहा कि 40 कंट्री जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कायम हो गई है। और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उनसे कहा था कि आप हमें बेस दीजिए अफगानिस्तान में, जिसको हम लोगों ने मना कर दिया। और खासकर वो बरगाम एयरपोर्ट के लिए वो कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने मना कर दिया कि हम कोई एयरपोर्ट वाला बेस जो है वो आपको नहीं देंगे। फिर उन्होंने अमेरिका ने फ्रांस के लिए एक जगह मांगी थी, कापिसा करके है, जो अफगानिस्तान में है, जिसको अमेरिका चाह रही थी कि वो फ्रांस को अपना बेस बनाने के लिए दे दे। तो उसके लिए भी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और उन्होंने कहा कि मतलब ह्यूमन राइट्स सिचुएशन के ऊपर बात हुई थी, तो हमने उनसे कह लिया कि पहले आप गाजा के ह्यूमन राइट्स को संभालिए, तब आप अफगानिस्तान पे आइए। मतलब ये उन्होंने कहा कि पहले ह्यूमन राइट जो है वो और विमेन इशू जो है वो गाजा में और दूसरी जगहों में जो है उनको आप देखिए, नहीं तो फिर उसके बाद जो है वो आइए यहाँ पे। तो ये उनका मतलब खुलेआम मतलब संदेश था। और यही उन्होंने कहा कि हमने कोई भी डील ऐसी नहीं की है
जो कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ थे। और ये चीजें उन्होंने उठाई थी हमारे सामने, अमेरिकन डेलीगेशंस ने, हमने उन्हें इन सब चीजों को मना कर दिया। तो ये खबर है इस पूरे। ये बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम है। पिछले दिनों अमेरिका के साबिक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं होता तो बगराम एयरबेस ना छोड़ता, और बगराम एयरबेस काबुल से नॉर्थ में है, जो मिलिट्री बेस की शक्ल में काम करता है, और काबुल एयरपोर्ट अलग है जहां पर सिविलियन पैसेंजर एयरक्राफ्ट चलते हैं। मैं खुद इत्तेफाक से दोनों एयरपोर्ट्स को मैंने देखा है, सफर किया है। और कापिसा का जो आपने जिक्र किया, कापिसा काबुल से नॉर्थ में तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव के अंदर है। वो इलाका भी मैंने देखा है, बीच में बादाम के बाकायदा पौधे और वो सब नजर आते हैं। तो ये असल में जो कॉलोनियल जो ताकतें होती हैं वो आपस में बांट खाने की बात करती हैं। अफगानिस्तान अफगानियों के लिए है, ना कि अमेरिका और फ्रांस आपस में बांट लें। ये वो अभी उनके दिमाग से वो नहीं निकला है। अच्छा, इसके अलावा विमेन इश्यूज पर भी कुछ बातें उन्होंने बताई हैं अफगानिस्तान की सरकार ने, वो क्या कुछ है? जी, ये जो है वो उनके स्पोक्समैन है अब्दुल मतीन क़यानी साहब। ये वहां के होम मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन है, इंटीरियर मिनिस्ट्री कहलाती है, उसका मतलब होम मिनिस्ट्री होता है। तो उन्होंने ये कहा कि अभी भी होम मिनिस्ट्री के अंदर 2000 औरतें जो है वो काम कर रही हैं, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए काम कर रही हैं, और इनका जो है वो मतलब हेल्प कर रही हैं इन्वेस्टिगेशन में और इस तरह की चीजों में। तो ये कहना कि मुसलमान वो औरतों को जो है कोई वर्किंग राइट्स नहीं है और उनको मतलब कोई घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, तो इसका उन्होंने खंडन किया है। उन्होंने कहा कि आज भी 2000 औरतें जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री में या होम मिनिस्ट्री के रोल्स में हैं, और ये जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं ये पिछले गवर्नमेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं, जिसको हमने हटाया नहीं है, ये इनको निकाला नहीं है, ये इनको बरतरफ नहीं किया गया है। और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनके अपने घर में कोई अगर इख्तलाफात है या उनके घर वाले जो है नहीं चाहते हैं कि आप काम करें, तो वो एक अलग इशू है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अगर वो लोग इस बात को रिपोर्ट करेंगे, वो औरतें, कि हमारे घर वाले जो है काम करने नहीं देना चाह रहे, तो हम उसको फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन जहां तक उनका ताल्लुक है, उनका कहना है कि हमारे रोल्स में जो है वो 2000 औरतें जो है वो काम कर रही हैं। अब इसमें यह है कि ये 2000 जॉब जो है, जो औरतों के लिए जॉब है, तो अफगानिस्तान इतना बड़ा मुल्क है तो 2000 बहुत कम नंबर है। तो ये सब बहस तो चलता ही रहता है, लेकिन उन्होंने अपनी सफाई दी है कि इतनी औरतें जो हैं वो अभी बाकायदा जो है ऑफिस आ रही है और काम कर रही है। तो ये खबर है जी। अच्छा, वैसे भी अब तालिबान की सरकार अब ऐसा लगता है कि वो काफी नॉर्मल बिहेव कर रही है। एक खबर ये भी है कि वो अपने शहरियों को शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड भी दे रही है, और वो प्रोसेस भी उन्होंने आगे बढ़ाया हुआ है। ये इसमें कुछ तफसील कुछ बताना चाहेंगे? जी, जी, शनाख्ती कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उन्होंने अपनी बड़ाई गिनाने के लिए ये भी कहा है कि अब हम लोग जो है शनाख्ती कार्ड बांटना शुरू कर दिया है, और ये तालिबान की जो हुकूमत है, इसने जो है अभी तक 8.2 मिलियन आईडी कार्ड जो है या शनाख्ती कार्ड जो है वो बांटा है। ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन अथॉरिटी, इनकी तरफ से ये रिलीज किया गया है, NSIA करके, कि टोटल जो अभी तक शनाख्ती कार्ड बट चुके हैं वो है 14.2 मिलियन, जो कि इंक्लूडेड हैं, मतलब प्रीवियस रिजीम से ये काम पहले से चल रहा था, तो ये प्रीवियस रिजीम वालों ने भी बांटा था। अब उनमें से जो है 8.2 मिलियन जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट ने जो है वो बांटे हैं, जो कि एक बहुत ही मतलब यानी 1,42,00,000 टोटल आई कार्ड दिए जा चुके, जिसमें से 82 लाख इन्होंने दिए हैं तालिबान सरकार के दौरान। तो बहरहाल यहां तक भी काम चल रहा है। देखिए, नॉर्मल काम अगर होने लगे किसी जगह, तो वहां अमन के इशारे होते हैं कि अब निस्बतन अमन के हालात हैं। तो तालिबान ने अब इससे पहले भी बताया था कि कुछ खवातीन के साथ जो जबरदस्ती शादी होने वाली चीजें थी, या कम उम्र की लड़कियों की शादियों में जबरदस्ती की जाती थी, वो सब भी उन्होंने रोका है। ये काबिले तारीफ बात है। अच्छा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पिछले तकरीबन 2-3 साल में बॉर्डर पर बहुत ज्यादा टेंशन रही है। पाकिस्तान ने अफगान रिफ्यूजीज को बाहर निकालने की बात की है। अब कहीं कुछ
एग्रीमेंट की भी बात हो रही है, क्या है वो, जरा उसके बारे में बताइए। नहीं, ये जो क्लैशेस जो चल रहे हैं उनके, वो तो चल ही रहे हैं। वो तो मतलब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का झगड़ा है, और मतलब जो उनके उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें फायरिंग भी हो जाती है, लोग मर भी जाते हैं। जो खबर आज मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है, वो है टापी, TAPI, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। ये एक बहुत पुराना गैस पाइपलाइन है, जो कि मुझे याद है जहां तक मैं स्टूडेंट था, तो ये 1990 से चल रहा है ये कॉन्सेप्ट। और इसको अमेरिका लेके आना चाहती थी, और अमेरिका जो है इसके पीछे थी कि इसको मतलब हम आगे बढ़ाएं, और ये गैस पाइपलाइन का जो है वो ख्वाब था। तो अब उसमें क्या है कि जो तुर्कमेनिस्तान वालों ने तो अपना गैस पाइपलाइन बना के रखा हुआ था, फिर 2017-18 के बाद जो है वो पूरा मामला बिगड़ गया। तो अभी जो है कुछ मेरे ख्याल में महीने भर पहले या 1.5 महीने पहले वो एक संधि हो गई थी, जिसकी जिसकी हम लोगों ने भी खबर दी थी इस चैनल के वो था तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। और अब अफगानिस्तान ने अपना पाइपलाइन मतलब बिछाना शुरू कर दिया, और वो बहुत तेजी से काम होगा। तो इसी हवाले से अब पाकिस्तान भी कूद गया है इस मतलब पाइपलाइन में। और जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो डिफरेंसेस है वो तो अलग है, लेकिन उसने जाकर के अफगानिस्तान के साथ संधि कर ली है। और उसने कहा कि जब अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे पाइपलाइन आ जाएगा, तो पाकिस्तान जो है वो एग्रीमेंट, उसने कहा कि वो हम अपने यहाँ जो है वो पाइपलाइन बिछाएगा। तो खबर यही है। अब इंडिया कब कूदता है इसमें, नहीं कूदता है, वो तो जब खबर आएगी तो बताएंगे हम आपको। तो खबर यही है कि पाकिस्तान ने एग्रीमेंट कर लिया है कि वो अपने साइड में जो तुर्कमेनिस्तान से जो जो गैस आएगी वो उसको मतलब ये है कि वो अपने यहाँ लेने के लिए तैयार है। यही खबर है। जी जी, वो मैंने बताया था कि एक जमाना था जब ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, उसे IPI गैस पाइपलाइन कहा जाता था, और उसमें अमेरिका ने खास तौर पर दबाव डाल करके भारत को उससे पीछे किया और पाकिस्तान को भी उससे पीछे किया। और अमेरिका का अपना आर्गुमेंट है कि यहां से वो पैसा कमा करके अपने हथियारों को और उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम को वो आगे बढ़ाएंगे। तो भारत ने भी और पाकिस्तान ने भी उससे हाथ पीछे खींच लिए। रीजन ये बताया गया था कि पाकिस्तान उस जमाने में इनस्टेबल जगह है, सिक्योरिटी का मसला है भारत के लिए। अब अफगानिस्तान भी उसमें शामिल हो गया तो वो कौन सा ज्यादा सिक्योर एरिया बन जाएगा, पाकिस्तान फिर भी है उसमें शामिल। ये बड़ी अजीब अजीब चीजें हैं। मुल्कों की सरकारें अपने अपने तरीके से बात करती हैं, लेकिन गुस्सा और दुश्मनी ईरान से थी, जिस वजह से ये तापी गैस पाइपलाइन की बात हुई थी। और इसमें 10 साल गुजर चुके, और कोशिश हमेशा बड़ी ताकतों की ये रहती है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें तरक्की ना हो पाए। अगर सस्ता गैस इन मुल्कों को मिल जाता अब तक तो ये ज्यादा तरक्की करते, तरक्की की रफ्तार कम करना चाहते हैं। अच्छा, अब मैं चलना चाहता हूं, ये जो SCO मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, वो बहुत ही अहम थी। एक लंबे अरसे के बाद भारत के विदेश मंत्री वहां पर थे। क्या कुछ है, क्या कुछ हासिल हुआ उससे, कहां तक बात पहुंची? देखिए, जहां तक हासिल हुआ है वो हासिल यही है कि हमारे जयशंकर साहब ने शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया, ये भी मुस्कुराए वो भी मुस्कुराए, तो ये एक हासिल हुआ। दूसरा हासिल ये था कि उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसाक डार साहब, उनसे भी हाथ मिलाया और मुस्कुराए, और जो एक प्लेजेंट्री एक्सचेंज होता है, बल्कि उन्होंने जो है एक लंच भी किया ये पूरे डेलीगेशन के साथ। और उसके बाद फिर 4 बजे वो जो है वापस आ गए, हमारी जो यहाँ की जो डेलीगेशन गई थी। लेकिन एक बात बहुत अहम हुई है जो कि जयशंकर ने वहां पे फोरम में बात की थी, जिसमें उन्होंने कंट्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ था, जो कि वो बोल के चल गए, चल दिए वहां पे। उन्होंने कहा कि नो टॉक्स इज पॉसिबल, नो ट्रेड इज पॉसिबल विद टेररिज्म। टेररिज्म और ट्रेड जो है एक साथ नहीं चल सकता, दे कैन नॉट गो टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। तो समझने वाले उसका वो समझ लें कि क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक टेररिज्म नहीं खत्म होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब तक ट्रेड बहाल नहीं होगा। अब वो जो टेररिज्म है, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि कहीं टेररिज्म, अब कश्मीर में कुछ टेररिज्म हो रहा है तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कर रहे हैं, और कहाँ टेररिज्म हो रहा है, मुझे तो कहीं इंडिया बॉर्डर में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का कोई टेररिज्म समझ में नहीं आता। तो बहरहाल ये तो लंबा लंबा बहुत चल गया है। मतलब ये कि
जो इंडिया का ये मौक़िफ़ है कि टेररिज्म बंद कीजिए, टेररिज्म बंद कीजिए। तो अब ये कितने दिन चलेगा वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इसी हवाले से, एससीओ के हवाले से एक जो बड़ी बात हुई है, वो चाइना और पाकिस्तान की है। और बाकायदा जो ली साहब हैं, वो चाइना आए थे वहां पे, और शहबाज शरीफ उनको एयरपोर्ट पे, बल्कि टारमाक पे जाकर के उन्होंने रिसीव किया। और उनका एक ये था कि बायलैटरल मीटिंग भी हुई, एससीओ की तो मीटिंग अलग हुई थी, उनकी अपनी बायलैटरल मीटिंग हुई चाइना और पाकिस्तान की। उनके जो अलग अलग इश्यूज थे उस पे उन्होंने बात किया। जो समझ में आई है या जो खुल के बात आई है कि वो कश्मीर के ऊपर जो है उन्होंने डिस्कशन किया। और उन्होंने, चाइनीज ने कहा वही पुराना ये कि वो जो है कश्मीर को एक डिस्प्यूट समझते हैं। इट्स अ डिस्प्यूट, बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये हिस्टोरिकल लेगेसी है जो कि एक पार्टीशन ऑफ इंडिया से निकल के आई है। तो कश्मीर का जो मतलब इंडिया कहती है कि अब तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है पाकिस्तान से, हम बात क्या करेंगे। तो चाइना जो है उसमें अपना जो उसका लाइन है वो यही लाइन है, और वो यही कहता है कि पाकिस्तान से और इंडिया से बायलैटरल लेवल पे बात होगी कश्मीर पे, और उसको वो रिजॉल्व करेंगे। यही इसका आगे फॉरवर्ड सोल्यूशन यही है। और ना बात करें तो वो अलग चीज है। लेकिन चाइना का जहां तक बात आती है तो चाइना, क्योंकि अब एक चीज और भी इसको समझना चाहिए अपने सामईन को, कि जब से ये लद्दाख का मैटर आया है, तो अब ये डिस्प्यूट जो इंडिया और कश्मीर का जो डिस्प्यूट है वो इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का डिस्प्यूट हो गया। तो अब चाइना भी एक पार्टी हो गई है इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने में, जब से लद्दाख का मैटर जो है इंडिया के साथ आया, क्योंकि लद्दाख पे क्लेम है चाइना का। तो अब कोई भी जब भी हो, मतलब वो तो गैब कोई मालूम है कि कब ये बात होगी। तो ये अहम बात जो है वो चाइनीज जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो सरबराह है उन्होंने कहा कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं कश्मीर को एक डिस्प्यूट, और जिसका सोल्यूशन जो है इंडिया और चाइना और पाकिस्तान को मिलके ही निकालना पड़ेगा, और ये बायलैटरल या ट्राइलैटरल लेवल पे बात हो। तो ये बड़ी बात है। एक चीज और एससीओ के हवाले से कह दूं मैं कि देखिए, अभी 1 साल पहले जो है वो गोवा में समिट हुई थी, और उस टाइम जो फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो, वो यहाँ आए थे, और बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का मुद्दा गोवा में छेड़ दिया था। और वो गोवा में बहुत तलखियां थी इंडिया और पाकिस्तान रिलेशन के मुताबिक। इस बार जो है शहबाज शरीफ ने पूरे एससीओ में, जो एससीओ की मीटिंग थी, उसमें कहीं कश्मीर का नाम नहीं लिया, कहीं कश्मीर का नाम नहीं लिया। और ये डिफरेंट था गोवा से और यहाँ से। तो अब जो कहने का मतलब है कि जो हालात हैं उसमें थोड़ी बेहतरी आई है, लेकिन ये है कि वो बेहतरी नहीं है जो पहले जमाने में इंडिया और पाकिस्तान की। यानी इससे ये भी इशारा मिलता है, चूंकि शहबाज शरीफ को अमरीकी एजेंट या अमरीकी सरकार कहा जाता है, अमरीका की तरफ से चला रहे हैं वो सरकार, तो अभी शायद अमरीका की मर्जी नहीं है कि पाकिस्तान कश्मीर का मामला उठाए। इससे ये भी एक तरह से इशारा मिल रहा है। अच्छा, चीन मुसलसल श्रीलंका और बांग्लादेश में आकर के क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखिए, हमारा इमीडिएट जिसे कहते हैं ना कि पड़ोस है, इमीडिएट नेबर है श्रीलंका, चाइना वहां से चल के आता है, वहां रोजाना एक तरह से पंगे लेने की बात है। फिर बांग्लादेश में भी पहुंच गया, बांग्लादेश की नई सरकार के साथ दोस्ती बनाने की बात है। क्या कुछ है, चाइना का डिजाइन क्या है इस सब में? जी, एक खबर और पाकिस्तान से जो बहुत अहम है और बहुत पाकिस्तान में जो है उसके बल्ले बल्ले हो रहे हैं, उसको मैं अपने सामाइन को बता दूं कि पाकिस्तान ने अपने वाटर्स में, जो सिंध का जो उनका वाटर है, कराची से लगा हुआ जो उनका तटवर्ती इलाका है, वहां पे उन्होंने वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट गैस एंड ऑयल खजाना जो है वो डिस्कवर किया। और ये 3 साल के मेहनत और मुशक्कत के बाद ये आया है। अब उन्होंने, गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि हमें जो है वो ट्रिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो फायदा होने वाला है, और अब हम जो है अपने ही गैस पर और अपने ही इस पर जो है माशित होंगे, और बल्कि अब हम तो एक्सपोर्ट करने लगेंगे ऑयल पाकिस्तान से, जो कि अभी हम इम्पोर्ट करते हैं। तो ये खबर जो है बहुत बड़ी खबर है। लेकिन अब इसके साथ भी जो है इसमें ब्रेक लग गई है, क्योंकि ये अभी कल वो निकलने वाला नहीं है, उसमें 10 साल 20 साल लग सकते हैं, क्योंकि उनकी ड्रिलिंग होगी, उनके बाद उसको निकाला जाएगा, और इसमें 25 से लेके 50 बिलियन डॉलर का खर्चा है।
जो कि पाकिस्तान का बस में नहीं है। अब उसको कौन निकालेगा, क्या निकालेगा, लेकिन हम अपने सामीन को ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी खबर है पाकिस्तान के हवाले से, जो कि 130 बिलियन डॉलर के कर्जे में अभी डूबा हुआ है। तो अगर ये जल्दी निकल जाए इनके इनके गैस वगैरह और ये, तो शायद इनका जो बर्डन है या बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये कुछ कम हो जाए, यही है। अब आ जाइए वो जो मतलब श्रीलंका और बांग्लादेश में जो चाइनीज शिप आई है, जी तो जी। श्रीलंका में तो 1 साल का मोरेटोरियम लगा दिया था उन्होंने इंडिया के कहने पे और रनिल विक्रमासिंहे टाइम में, कि कोई भी रिसर्च वेसल जो है वो श्रीलंका में आके नहीं रुक सकता चाइनीज का या कहीं का भी। तो अभी उन्होंने उनके जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनका नाम है हिरात करके, उनका उनका नाम है, उनका नाम है, क्या नाम है, अजीत हेरत करके उनका नाम है। उन्होंने कहा है कि ये रिसर्च वेसल नहीं है, बल्कि ये जो है ये ट्रेनिंग वेसल है और ये ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं, इनका रिसर्च से कोई काम नहीं है और हम लोग इनसे जो है ट्रेनिंग लेंगे और इनसे हम मतलब सीखेंगे। और 130 इसमें सेलर हैं या क्रू मेंबर हैं और ये कोलंबो में आके लग गए। अब आगे ये है कि मतलब इंडिया इसके ऊपर क्या कहती है, नहीं कहती, इंडिया का कोई रिएक्शन नहीं आया। अब इसी तरह से 2 वेसल्स जो हैं वो चिटागांव, जिसको चाटगांव कहते हैं, अब वहां आकर के लग गई है, चाइनीज की शिप है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिप है वो बहुत बड़ी शिप है, वो मेरे ख्याल में ट्राई मास्ट है, उसमें 3 मास्ट हैं उसके, क्योंकि ये मेरे ख्याल में ये जो शिप है ये श्रीलंका में आके लगी है, ये इसकी साइज बहुत बड़ी है और इसमें 3 मास्ट है, 1 2 3, एक जो बीच वाला है वो बहुत बड़ा है और 2 छोटा वाला जो है अलग है। वो मैंने शिप के फोटो देखी है जो कि बहुत ही, और जो श्रीलंका में जो जो बांग्लादेश में जो शिप आई है वो 2 शिप है, एक बड़ी शिप है और एक जो है वो छोटी शिप है। लोग कहते हैं कि वो कुछ पनडुब्बी की तरह भी है। तो ये दोनों शिप जो है वो चाटगांव पोर्ट में लग गई हैं और ये भी ट्रेनिंग शिप है। ये भी उन्होंने कहा कि ये ट्रेनिंग शिप है, ये रिसर्च शिप नहीं है। अब इन शिपों का ये मामला है कि ये तो शिप आकर के वहां लग गई हैं और वो चाइना की शिप है। अब ये बांग्लादेश में और श्रीलंका में इंडिया का नेवल इंटरेस्ट है, वो नहीं चाहते कि कोई मतलब इन दोनों वाटर्स में जो है इंडिया के जो एडवर्सरीज हैं ये। आपको याद होगा कि बांग्लादेश में इंडिया के नेवल ऑफिसर शेख हसीना वाजिद के टाइम में गए थे, इंडिया के जो नेवल चीफ थे, और वो वहां से उनसे बातचीत हुई थी और ये हुआ था वो हुआ था। बल्कि मैं भी चौंका था कि ये क्या मैटर है भाई, नेवल चीफ को जाने की क्या जरूरत है भाई, फॉरेन मिनिस्ट्री की तो अलग बात होती है, लेकिन नेवल चीफ जो है वो वहां जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है, क्योंकि अब जो ये नेवल चीफ जो आए हैं वहां पे, नेवल जो लाके लगे हैं, उनके लोग जो है वो जमीन पे आ गए हैं और उन्होंने कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दिया है बांग्लादेश में। और उन्होंने कहा कि जो अब रेवोल्यूशन हुआ यहाँ पे स्टूडेंट का और शेख हसीना को भगाया, उसके वो समर्थन में है। और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट ने बहुत बड़ा काम किया है और स्टूडेंट लोग जो है बांग्लादेश के मतलब मुबारकबाद के जो है मुस्तहक हैं। तो इस तरह की बात वो कर रहे हैं और मतलब कुछ गतिविधि ऐसी हो रही है जो भारत के मतलब पक्ष में नहीं जा रही है। और ये जो मैटर है मतलब ये भी बता रहा है कि चीन का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है मतलब बांग्लादेश पे और श्रीलंका पे, ये आगे ही बढ़ रहा है, पीछे रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि सरकार बदल चुकी है दोनों जगह। यही खबर है जी। जी 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 जी। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हमारे लिए जी कोई और खबर है जरा बता सकते? ये खबर जो है जो चलते चलते वाली खबर है, ये कोई बहुत अहम नहीं है। वो है श्रीलंका में जो है वो अब अनाउंस हो गया है कि 14 नवंबर को जो है उनका पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नॉमिनेशन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, जो नामांकन होते हैं, और 225 सीट के लिए जो है वो इलेक्शन होगा और 14 को जो है वो वोट पड़ेंगे और उसी के 1-2 दिन के बाद जो है वो रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये भी खबर जो है वो बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि जब वो इलेक्शन हो जाएगा तो फिर बताया जाएगा कि क्या क्या सिचुएशन है जी। अच्छा अच्छा, श्रीलंका में सरकार किस तरह की है, यानी प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है या प्रेसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है? नहीं नहीं, प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो अमेरिकन मतलब स्टाइल को फॉलो करते हैं और वही जो है वो मालदीव में भी वही सिस्टम है कि वो मतलब प्रेसिडेंट जो है मेन इंपॉर्टेंट होता है, उसका कैबिनेट जो है वो सारी चीजों को
और वो फिर लेके जाता है पार्लियामेंट में उसको इंडोर्स कराने के लिए। तो जो अभी अनुराग दिशानायके, कुमार दिशानायके जो हैं वही मोस्ट पावरफुल है और वो तो इलेक्टेड मतलब प्रेसिडेंट बने हैं। यानी वहां कोई मिनिस्टर बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी नहीं है। जी ये बड़ी बात है। इसी तरह का ईरान में भी है कि प्रेसिडेंट को चॉइस होती है कि वो अपनी पसंद से कैबिनेट के को इंट्रोड्यूस कराए। तो अब तो हमारे यहाँ भी भारत में भी वो वन नेशन वन इलेक्शन की बात बार बार जो कही जाती है, कुछ लोगों को शक होता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिटायर होते होते प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ होगा। लेकिन आपने बहुत सी खबरें बहुत ही अहम बताई। खास तौर पर सबसे अहम बात ये कि तालिबान ने अमेरिका को कोई भी बेस देने से इनकार कर दिया है और उनकी नज़र बगराम एयरपोर्ट पर थी, एयरबेस पर। वो देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो लगता है कि तालिबान की सरकार निस्बतन दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। वो पाकिस्तान से एग्रीमेंट भी कर रहा है, वो चीन के साथ भी आगे बढ़ रहा है, 40 मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बढ़ा लिए। ये सारी चीजें जो है वो एक तरह से पॉजिटिव साइन है। लेकिन वो बदमाशी कब खत्म होगी कि हम साहब सब कुछ ठीक है लेकिन हम सरकार नहीं मानते आपकी, ये छेड़छाड़ कब तक रहेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।